हाँ, उस समय वे धन इकट्ठा कर सकते थे, लेकिन सबसे बड़े बेटे की पत्नी ने अपने पति की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि अन्य लोग उनके परिवार पर नजर रख रहे हैं। यदि उनके परिवार में कोई ग्रामीण इलाकों में नहीं जाता है, तो इससे उनकी नौकरियों पर असर पड़ेगा और कारखाने के नेताओं को लगेगा कि वे व्यक्तिगत लाभ के लिए योजना बना रहे हैं। इसकी वजह यह थी, और इसलिए भी कि ज़ियाओक्सियाओ ने भागने की इच्छा रखते हुए ग्रामीण इलाकों में नहीं जाने के लिए साइन अप किया था, कि उसके पिता को भी डर था कि वह वास्तव में अपनी नौकरी खो सकता है, और ज़ियाओक्सियाओ को जबरदस्ती ग्रामीण इलाकों में जाने के लिए मजबूर किया। ज़ियाओक्सियाओ ने कहा कि यह वह नहीं थी जिसने ग्रामीण इलाकों में जाने के लिए साइन अप किया था। दूसरे भाई युन को लगा कि आज उसने जो खबर सुनी वह पिछले भाई से भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। अगर यह जियाओक्सियाओ नहीं था जिसने साइन अप किया था, तो उसे किसने साइन अप किया था? दूसरे भाई युन ने असमंजस से भरकर मां युन को घूर कर देखा। इस समय मां और बेटे ने एक दूसरे के विचारों को समझा और अनुमान लगाया कि वह व्यक्ति कौन था। आज रात काम से छुट्टी के बाद अपनी पत्नी को घर ले आओ, हम पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं। पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा करें। क्या मेरी भाभी ने यह नहीं कहा कि मैं दामाद हूं और घर की सारी संपत्ति उसकी होगी? दूसरे भाई युन को अब अपनी मां के संदेह के बारे में पता चल गया था और पहले भी उसके खिलाफ साजिश रची जा चुकी थी। वो मदद नहीं कर सका, लेकिन एक और मामला सामने लाया। तुम्हारे पिता और मैं अभी मरे नहीं हैं। इसे सुलझाओ और अपनी पत्नी के साथ जल्दी वापस आओ। मां यूं उन शब्दों को छोड़कर चली गईं। दूसरे भाई युन ने अपनी मां की विदा होती छवि को देखा और मुस्कुराया। पिताजी, मेरी छोटी बहन ने अपनी तरफ से हमारे लिए सूखी सब्जियां भेजी हैं। शेफ झाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, इस सर्दी में या तो मूली थी या गोभी। कुछ और खाने की इच्छा कम थी। जब तक हमें मांस नहीं मिल जाता तब तक प्रतीक्षा करें, हम मांस को पका देंगे। उसने वास्तव में पके हुए मांस के उस टुकड़े को छुआ था, और वह हल्का नहीं था। इस जीजाजी में अभी भी कुछ योग्यताएं थीं, लेकिन उसकी मां ने पहले जो कहा था, उसके बारे में सोचते हुए, मूल रूप से उसकी छोटी बहन ने ग्रामीण इलाकों में जाने के लिए खुद को साइन अप नहीं किया था। इसने उसकी संलिप्तता को खारिज कर दिया और शायद उसकी सबसे बड़ी बहन की भी, केवल उसके सबसे बड़े भाई और भाभी को छोड़ दिया। क्या यह स्पष्ट नहीं था? एक देहात में चला गया, एक दामाद बन गया। आखिर में घर किसके हाथ गया? सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ? उसकी अपनी पत्नी अक्सर कहती थी कि वह धीमा है। उसने इसे पहले कभी स्वीकार नहीं किया था, लेकिन अब उसे इसे स्वीकार करना पड़ा। वह कैसे ध्यान नहीं दे सकता था? अगर उसने ध्यान दिया होता, तो उसकी छोटी बहन देहात में नहीं गई होती और अब उसकी शादी नहीं हुई होती। जहां तक इस जीजाजी की बात है, तो वह अपनी छोटी बहन के साथ कैसा व्यवहार कर रहे थे? मां ने भी उसे ज्यादा कुछ नहीं बताया था, लेकिन वह आज रात वैसे भी घर लौट आएगा। मां यूं घर नहीं गईं बल्कि पिता यूं को ढूंढने गईं। आप वापस आ गए हैं। फादर यून थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। वह वहां 2 दिनों तक रही और फिर लौट आई। क्या वह आपके साथ वापस आई? फादर यून को यह पूछना थोड़ा अजीब लगा। नहीं। क्या? इस शब्द पर फादर यून तुरंत भड़क उठे। वो वापस क्यों नहीं आ रही है? क्या वह अभी भी गुस्से में है? इतने सालों के बाद वह अभी भी नाराज कैसे हो सकती है? जिद्दी पिता युन को देखकर और ग्रामीण इलाकों में अपनी बेटी के बारे में सोचकर मां युन को थोड़ा निराशा महसूस हुई। मूल रूप से ग्रामीण इलाकों में जा रहे थे, यह ज़ियाक्सियाओ नहीं था जिसने साइन अप किया था। इस कथन से क्रोधित फादर युन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए और उनका गुस्सा शांत हो गया। उसने साइन अप नहीं किया था, लेकिन क्या उसने यह नहीं कहा था कि उसने साइन अप किया था? वह ग्रामीण इलाकों में नहीं जाना चाहती थी। मूल रूप से ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने साइन अप किया था कि जब ग्रामीण इलाकों में जाने की उसकी बारी थी, तो वह नहीं जाना चाहती थी। किसी ने उसकी ओर से साइन अप किया है। मां युन का स्वर बहुत शांत था। वह अभी भी क्रोधित पिता युन के साथ अनुमान लगाने का खेल नहीं खेलना चाहती थी। उसने सीधे तौर पर कहा। इस कथन ने फादर युन की आग को फिर से बुझा दिया। क्या किसी ने उसके लिए साइन अप किया है?
लेकिन भले ही किसी ने उसकी ओर से साइन अप किया हो, उन्हें नामांकन के लिए उसके दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इस कथन से फादर यून जल्दी से समझ गए, उसकी पत्नी का मतलब था कि परिवार के सदस्यों ने सबसे छोटी बेटी को ग्रामीण इलाकों में जाने के लिए साइन अप किया था। फादर युन ने भी उस दृश्य के बारे में सोचा, जहां उनकी बेटी ग्रामीण इलाकों में नहीं भेजना चाहती थी और यहां तक घोषणा की थी कि अगर उन्होंने उसे जाने दिया, तो वह उन्हें अपने माता पिता के रूप में नहीं पहचान पाएगी। लेकिन क्या उसने सचमुच सोचा था कि जियो यून ने नामांकन किया और फिर पीछे हट गया? यह लाओवा की पत्नी थी जिसने कहा, अगर जियाओक सियाओ पंजीकृत हो गया और फिर ग्रामीण इलाकों में नहीं गया, तो इससे उनके काम पर असर पड़ेगा। फिर वे जियो यून को कैसे प्रदान कर सकते हैं? इन पिछले दिनों में मैंने बहुत सोचा और महसूस किया कि कई चीजें सही नहीं हैं। पहले जियाक्सियाओ को ग्रामीण इलाकों में जाने के लिए मजबूर करना, फिर लाओई को लिव इन दामाद के रूप में व्यवस्थित करना, हमें वास्तव में उसके द्वारा धोखा दिया गया था। कोई आश्चर्य नहीं कि जियाक्सियाओ हमें पहचानना नहीं चाहता था। फादर यून बोलना चाहते थे, लेकिन अंत में उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं पहले वापस जा रहा हूँ, तुम्हें भी जल्दी वापस आना चाहिए। मैंने लाओई को फोन किया है, हम आज रात घर का बंटवारा कर लेंगे। प्रत्येक बच्चे का अपना भाग्य होगा। भाई फैंग और उनकी पत्नी दोनों के पास नौकरियां हैं, अब उनके जाने का भी समय आ गया है। यह देखकर कि फादर यून कुछ कहना चाहते थे, माँ यून ने उनकी ओर देखा और शांति से कहा, जियाओक सियाओ अब शादीशुदा है। आपका दामाद एक किसान हो सकता है, लेकिन वह जियाओक सियाओ के साथ अच्छा व्यवहार करता है। उसके ग्रामीण इलाकों में जाने के बाद भी हमारी मदद से जीवन ठीक हो सकता था, लेकिन वह सुंदर है और गांव के कई गुंडों की योजनाएं उस पर हैं। उसके पास टीम लीडर के सबसे छोटे बेटे से शादी करके खुद को एक रक्षक खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह सुनकर फादर यून कुछ कदम लड़खड़ाए। जियो यून सभी बच्चों में सबसे सुंदर थी। एक गरीब और सुदूर जगह में वह कैसे ध्यान आकर्षित नहीं कर सकती थी? वह यह बात कैसे भूल सकता था? यह ग्रामीण इलाका है। फादर यून को ये कुछ शब्द बोलने में काफी समय लग गया। वह वापस आने की योजना नहीं बना रही है ना? उसने कहा कि वह वापस आएगी, लेकिन केवल तभी जब वह अपने पति और बच्चों को अपने साथ लाएगी। ठीक है, आपके 2 पोते पोतियां हैं जिन्हें जियाक्सियाओ ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है। वे विनम्र और बेहद स्मार्ट हैं, और उनकी लिखावट अच्छी है। माँ यून ने एक लंबी आह भरी, मैं पहले वापस जा रही हूँ। अपने साथी की पीछे हटती आकृति को देखकर फादर यून की निगाहें काफी देर तक टिकी रहीं। विवाहित, एक किसान से शादी, अन्यत्र, भाभी, भाभी। यून जियाओक्सियाओ का परिवार रात का खाना खाने ही वाला था क्योंकि अंधेरा हो रहा था। एरडेन, अंदर आओ और हमारे साथ रात्रिभोज में शामिल हो। एरडेन ने मेज पर रखे बर्तनों को देखा और ध्यानपूर्वक निगल लिया। भाभी, मैं फेंग लाओसन के साथ हमारे गांव से दूर दूसरे गांव तक गई। उसकी मुलाकात करीब 30 साल के एक आदमी से हुई। मैं ज्यादा करीब नहीं गई, केवल पैसे, नींद, भोजन आदि के बारे में अस्पष्ट बातें सुनी। उनकी बातचीत खत्म होने के बाद फेंग लाओसन गांव लौट आया। धन, नींद, खाना। जियो यून को तथ्य सिद्ध करने के लिए बाध्य करें। क्या वे जियो यून को शादी के लिए मजबूर करने के लिए उसके साथ सोने का इरादा रखते हैं? जहां तक की बात है, तो ऐसा होना चाहिए कि फेंग लाओसन और उनकी पत्नी ने सगाई के पैसे पहले ही ले लिए हैं और इसे वापस नहीं देना चाहते हैं। दूसरे पक्ष को फेंग मेयुन के साथ सोने का प्रस्ताव, यह सचमुच दुर्भावनापूर्ण है। एरडेन, आज के लिए धन्यवाद। जल्दी करो और खाओ, और रात के खाने के बाद चलो एक साथ टीम लीडर से मिलने चलें। वे आज रात कार्रवाई कर सकते हैं, और हमें उन्हें कार्रवाई करते हुए पकड़ना होगा। एरडेन का दिल उछल पड़ा। फेंग मेयुन भाई फेंग की बहन है। ठीक है। रात का खाना साधारण नूडल्स था। दोनों बच्चों को टॉर्च की रोशनी में लेकर वे पुराने घर की ओर चल पड़े। अंधेरा हो रहा था, और अधिकांश ग्रामीण पहले से ही बिस्तर पर थे और केरोसिन बर्बाद नहीं करना चाहते थे। पिताजी, कैप्टन झाओ और श्रीमती झाओ भी सोने वाले थे।
दस्तक सुनकर वे जल्दी से दरवाजा खोलने गए। उन्होंने न केवल लाओसन की पत्नी को बल्कि एरडेन और 2 पोते पोतियों को भी देखा। यह घर पर सोने का समय था, इस समय उन्हें यहाँ क्या लाया? तुम सब क्यों आए हो? पिताजी, चलो घर के अंदर बात करते हैं। अब चूंकि अधिकांश बेटे पुराने घर से बाहर चले गए थे, केवल दंपति ही वहां रहते थे, जिससे यह कुछ हद तक खाली हो गया था। एरडेन, टीम लीडर को बताएं कि आप फैंग लाओसन के साथ कहां गए थे और आपने क्या चर्चा की थी। एरडेन ने सच्चाई और झूठ के मिश्रण के साथ बात की। यह सुनकर कैप्टन झाओ पूरी तरह से स्तब्ध रह गए, उनका चेहरा गुस्से से भर गया। वह फैंग लाओसन, उसने हमारी बातों को हल्के में लिया और यहाँ तक अपनी भतीजी को बेचने में शामिल होने की हिम्मत भी की। शुरुआत में, जब उसने अपनी बेटी को बेच दिया, क्योंकि वह उसका अपना शरीर थी, तो उसने जोर देकर कहा कि यह सिर्फ दहेज था। कैप्टन झाओ ने जो कहा उसे सुनकर युन जियाओक्सियाओ ने अपने होंठ हल्के से हिलाए। वह जोड़ा, फैंग लाओसन, सचमुच निर्दयी हैं। चलो, मुझे देखना है। युन जियाओक्सियाओ ने तुरंत कैप्टन झाओ को रोका। पिताजी, अगर हम उनका सीधे सामना करेंगे, तो वे हर बात से इनकार करेंगे जब तक कि हम उन्हें रंगे हाथों नहीं पकड़ लेते। हमें इसे अलग तरीके से देखना चाहिए। श्रीमती झाओ अपने दोनों पोतों को रोककर उनकी चर्चा सुन रही थीं। माँ, दा बाओ और जियो बाओ कुछ समय तक आपकी देखभाल में रहेंगे। श्रीमती झाओ को पता था कि वे मामलों को संभालने के लिए तैयार हैं। आगे बढ़ो, लेकिन सावधान रहो। कैप्टन झाओ ने अपने भतीजे को भी बुलाया और उनमें से 4 फैंग मेयुन के घर के पास किसी के आने का इंतजार करने लगे। यह उनके पास आने वाले शिकार का इंतजार कर रहा था। फैंग मेयुन और दादी फैंग रात के खाने के बाद जल्दी सो गए थे, यह सोचकर कि आज की घटनाओं के बाद उनके छोटे भाई अब उनके खिलाफ योजना नहीं बनाएंगे क्योंकि वे खाना भी लेकर आए थे। वह नहीं जानती थी कि नेवला किसी काम का नहीं रहेगा। उसने यह जानने के लिए दुनिया बहुत कम देखी थी कि लोग कितने भयावह हो सकते हैं। युन परिवार की तरफ, रात के खाने के दौरान जब दोनों परिवार एक साथ खाना खाने बैठे तो मां युन ने कुछ भी उल्लेख नहीं किया। यह सबसे बड़ी भाभी युन थी जिसे अपनी सास के बारे में कुछ अजीब महसूस हुआ। वह सोच रही थी कि उसने अचानक लाओए और उसकी पत्नी को वापस क्यों बुलाया, और उसकी सास भी, वह जवान चाची को वापस क्यों नहीं लाई। यह सास ही थी जो व्यक्तिगत रूप से मिलने आई थी, फिर भी उसने युवा चाची को वापस लौटने के लिए नहीं कहा। क्या ऐसा हो सकता है कि युवा आंटी को वास्तव में ग्रामीण इलाके में वह जगह पसंद आई हो? लेकिन क्या उसने पहले शहर लौटने के लिए पत्र नहीं लिखे थे? अब जब उसके पास अवसर था, तो वह शहर वापस क्यों नहीं आना चाहती थी? यह वास्तव में एक के बाद एक चीज है। आज मैंने संपत्ति के बंटवारे पर चर्चा करने के लिए लाओई और उसकी पत्नी को वापस बुलाया। संपत्ति का बंटवारा करें। सबसे बड़ी भाभी यूं और सबसे बड़े भाई यूं हैरान थे। दूसरी भाभी यूं ने भी आश्चर्यचकित भाव दिखाया। अपने पति को शांत देखकर दूसरी भाभी यून ने दूसरे भाई यून पर चुटकी ली। माँ, अब हम संपत्ति का बंटवारा क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ी भाभी यून ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। छोटा दामाद पहले से ही घर जमाई था, क्या वह अब भी वापस आकर इस घर की संपत्ति और सामान का बंटवारा करने वाला था? यून परिवार की संपत्ति उसके 2 बेटों की मानी जाती थी। पेड़ बढ़ता है और शाखाएं निकलती हैं। आप दोनों भाई अब जवान नहीं हैं, आप दोनों पिता हैं और आपके अपने परिवार हैं। अब बड़े होने का समय है। क्या चल रहा है? हम संपत्ति का बंटवारा क्यों कर रहे हैं? क्या यह घर उनका नहीं माना जाता? मुख्य शाखा। सबसे बड़ी भाभी यूं बड़े भाई यूं की ओर देखती रही, उम्मीद करती रही कि वह बोलेंगे। पहले तो माँ यूं ने उनकी सूक्ष्म हरकतों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब बड़ी बहू और बड़े बेटे की आंखों में घबराहट देखकर माँ यूं को सब कुछ स्पष्ट हो गया था। वह कैसे ध्यान नहीं दे सकती थी? माता पिता, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। भले ही हम संपत्ति का बंटवारा कर दें, मैं आवश्यक सहायता प्रदान करूंगा क्योंकि आपने हमें पाला है और आपके बुढ़ापे में आपकी देखभाल करना हमारे लिए सही है। दूसरे भाई युन ने अपने बड़े भाई और भाभी की ओर देखते हुए और अंत में अपनी पत्नी की ओर देखते हुए उसकी सहमति मांगते हुए
गंभीरता से कहा। मेरे पति ने जो कहा वह आपकी बहू के रूप में मेरी भावनाओं को भी दर्शाता है। आपने हमें पाला है और हम आपके बुढ़ापे में आपकी देखभाल करेंगे। सबसे बड़ी भाभी युन ने छोटे भाई और उसकी पत्नी की ओर देखा। हम पहले ही परिवार को विभाजित कर चुके हैं, हमें फिर से विभाजित होने की आवश्यकता क्यों है? सबसे बड़े, आप संपत्ति का बंटवारा नहीं करना चाहते? फादर यून ने सबसे बड़े भाई यू को घूर कर पूछा। क्या आप जानते हैं, जब आपकी पत्नी ने ग्रामीण इलाकों में जाने के लिए जियाओक्सियाओ को पंजीकृत किया था, मूल रूप से ग्रामीण इलाकों में जियाओक्सियाओ के पहले वर्ष के दौरान वह जियाओक्सियाओ को वापस लाना चाहता था। उस समय उन्होंने इस मामले पर चर्चा करने के लिए अपने दोनों बेटों को एक साथ बुलाया। ऐसा लग रहा था कि बड़े बेटे की पत्नी ने कुछ कहा था, जिससे मामला खत्म हो गया। सबसे बड़े भाई यू को उनके पिता ने बहुत ध्यान से देखा, चूंकि पिताजी ने परिवार को विभाजित करने के लिए कहा था, और यू एर भी सहमत हैं, चलो परिवार को विभाजित करते हैं। इस कथन से सबसे बड़ी भाभी उनकी आंखें सिकुड़ गईं और वह जल्दी से बोली, माँ और पिताजी, भले ही हम परिवार को विभाजित कर दें, सबसे बड़े भाई और भाभी के रूप में हम माँ और पिताजी की देखभाल करने को तैयार हैं। साथ रहकर ही हम एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। उसका मतलब बहुत स्पष्ट था, भले ही परिवार विभाजित हो, फिर भी वे उनकी देखभाल के लिए रुकने को तैयार थे। यहाँ परिवार का पैसा है। फादर यून पारिवारिक संपत्ति को जल्द से जल्द बांटना चाहते थे। जहाँ तक किताब वगैरह निपटाने का सवाल है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। 3002, मैं इन वर्षों में छोटी बहन की कठिनाई और उसकी सगाई के उपहार के लिए दहेज के रूप में 800 लेने की योजना बना रहा हूँ। आप सभी को आपत्ति नहीं है क्या? दूसरे भाई युन ने विशेष रूप से तुरंत उत्तर दिया। उसकी आवाज बहुत ऊंची थी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और मेरा मानना कि बड़े भाई और भाभी को भी कोई आपत्ति नहीं है। आखिरकार जब छोटी बहन घर पर थी, तो सबसे बड़ा भाई वास्तव में उससे प्यार करता था, और सिर्फ इसलिए कि वह शादी कर रही है और बच्चे पैदा कर रही है, उसका पालन पोषण करना बंद नहीं करेगा। मैं तुम्हें नैतिक रूप से बाध्य कर रहा हूँ। वह पहले भोला था, लेकिन अब वह भोला नहीं रहा, जानता है कि छोटी बहन के लाभ के लिए कैसे लड़ना है। 800 दहेज, क्या यह सोने से मढ़ा हुआ है? वह सिर्फ एक लड़की है जिसकी अंततः शादी होने वाली है, दहेज के रूप में इतना कुछ क्यों दें? मैंने जिस पोते को जन्म दिया, वह यून परिवार की जड़ है, और वह यूं परिवार वंश को जारी रख सकता है। सबसे बड़े भाई यू को एहसास हुआ कि यूं एर आज वास्तव में अजीब व्यवहार कर रहा था। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह सुनकर सबसे बड़ी भाभी युन ने उसकी हथेली के बीच में जोर से चुटकी काटी। यह 800 नहीं, 800 थे। पिता यू को इसकी परवाह नहीं थी कि उनकी बहू क्या सोचती है। उसने 800 युआन गिने और उसे माँ यू को सौंप दिया। जियाक्सियाओ के लिए इसे पकड़ लो। माँ यून ने उसे सौंपे गए पैसे को देखा और सहमति व्यक्त की। एक बेटी की शादी हो रही है, साथ ही इन वर्षों में उसने ग्रामीण इलाकों में कितनी कठिनाइयां सहन की। यह धनराशि देने का उसका अधिकार था। 800 देने के बाद केवल 2400 ही बचे। अब हमारे पास 2400 बचे हैं। आप दोनों भाइयों में से प्रत्येक को 1002 मिलते हैं। फादर यून ने कोई पक्षपात नहीं दिखाया। उनके दोनों बेटों ने उन्हें पोते पोतियां दी। बड़ी बहू, तुम मुझे किस लिए घूर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पिता ने शियाओक्सियाओ के लिए जो दहेज छोड़ा है, वो बहुत ज्यादा है? जब आप दोनों भाइयों की शादी हुई, तो इसमें भी परिवार को काफी खर्च करना पड़ा। शियाओक्सियाओ इतने सालों से ग्रामीण इलाकों में खेत में मजदूरी कर रही है, मुझे नहीं पता कि उसे कितनी बीमारियां होंगी। माता पिता के रूप में हमें उसके लिए कुछ पैसे छोड़ने होंगे। दूसरे भाई यू ने पैसे गिनने के बाद उसे दूसरी भाभी यू को सौंप दिया। माँ, इस बार जब आप जियाओक्सियाओ से मिली, तो वह कैसी है? वह आपके साथ वापस क्यों नहीं आई? आदर्श रूप से उसे कभी भी ग्रामीण इलाकों में नहीं जाना चाहिए था। मुझे नहीं पता कि जियाओक्सियाओ को पंजीकृत करने के लिए कौन इतना निर्दयी था, जिससे उसे ग्रामीण इलाकों में जाना पड़ा। मैं उस व्यक्ति को श्राप देता हूँ कि वह अपने सहारे के लिए बेटे के बिना बूढ़ा हो जाएगा।
माँ यूं अपने छोटे बेटे को मारने के लिए तैयार थी, जिसने बोलने से पहले कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन इस टिप्पणी के कारण सबसे बड़ी भाभी यूं अपना आपा खो बैठी। उसने ही अपनी नंद का पंजीकरण कराया था, क्योंकि उसके ससुराल वाले इस नंद पर प्रेम करते थे। सारा अच्छा भोजन उसके पास गया। यदि भाभी ग्रामीण इलाकों में नहीं जाती, तो उसके बेटे को अपना भोजन भाभी के साथ साझा करना पड़ता। यह कैसे हो सकता है? अपने कुछ भोले भाले छोटे बेटे की ओर देखने के बजाय पितायुन ने सबसे बड़े भाई और उसकी पत्नी की ओर रुख किया। सबसे बड़ी बहू, नए साल के बाद आपके 4 लोगों के परिवार को चले जाना चाहिए। क्या पारिवारिक बंटवारे के बाद हम बाहर जाकर कैसे रह सकते हैं? तो सबसे बड़ा भाई और सबसे बड़ी भाभी यून बाहर नहीं जाना चाहते। ठीक है, आपको मुझे दोष देना चाहिए। पूछ रही हूँ कि मैं अपने ससुर के घर में क्यों रहती हूँ। वास्तव में मैं सबसे बड़े भाई को अपनी माँ के घर में रहने के लिए भी ले जा सकती हूँ। अन्यथा अगर सबसे बड़ा भाई और सबसे बड़ी भाभी यूं घर में रहें और हम नहीं, तो हमें नुकसान होगा। यदि आप बाहर नहीं जाते हैं, तो बस हम दोनों ही बाहर रहेंगे, हम साथ रहेंगे और साथ रहेंगे। यह इस तरह से जीवंत होगा। इस बयान ने सीधे तौर पर सबसे बड़ी भाभी यूं और सबसे बड़े भाई यूं को ब्लॉक कर दिया। ससुर के घर पर पहले से ही भीड़ है। दूसरी भाभी यूं ने आखिरकार कहा, अगर सबसे बड़े भाई और सबसे बड़ी भाभी बाहर नहीं जाते हैं, तो उन्हें कारखाने से कभी घर नहीं मिलेगा। वरिष्ठता के अनुसार घर पाने की बारी सबसे बड़े भाई की होनी चाहिए। उसके शब्द हल्के थे, फिर भी तुरंत यून परिवार में सभी की निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। लेकिन दूसरी भाभी यून बिल्कुल भी घबराई नहीं थी। वो एक विक्रेता थी, जिस पर रोजाना कई लोग नजर रखते थे, और वह बिल्कुल भी नहीं डरती थी। दूसरे भाई यूं की पत्नी सही कह रही है। यदि आप बाहर जाने से इनकार करते रहेंगे, तो आपको घर नहीं मिलेगा। आजकल घरों की गिनती बारीकी से की जाती है। सबसे बड़ा भाई इतने सालों से कारखाने में काम कर रहा है, अब घर लेने की उसकी बारी होनी चाहिए। फादर यून ने निश्चित रूप से घोषणा की। क्या हम सचमुच बाहर जा रहे हैं? सबसे बड़ी भाभी यूं अनिच्छुक थीं। अपने 2 बेटों के साथ दादा दादी का पैसा उन पर छोड़ा जा सकता था, लेकिन अगर वे बाहर चले गए और एक साथ नहीं रहे, तो वे दादा दादी और पोते पोतियों के बीच बंधन कैसे विकसित करेंगे? माँ, जियाक सियाओ को देखो, वह कैसी है? वह तुम्हारे साथ वापस क्यों नहीं आई? सबसे बड़ी भाभी यून के मन में अभी भी यून जियाओक सियाओ के बारे में विचार थे, और वह इस बात को लेकर उत्सुक थी कि उसकी भाभी वापस क्यों नहीं आई। उसके अपने पति को अभी भी अपनी छोटी बहन की मदद की जरूरत थी। सबसे बड़े भाई यून के अलावा दूसरे भाई यून, माँ यून और पिता यून के जोड़े सभी उसकी ओर देखते थे। उसकी शादी हो गई। अब जब परिवार बंट गया है, तो माँ यून ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, विवाहित। सबसे बड़ी भाभी यून ने आश्चर्य से कहा, और मेज पर सभी को अपनी ओर देखते हुए देखकर वो फिर मुस्कुराए और समझाया, इतनी बड़ी घटना जियाक्सियाओ ने हमें बिल्कुल भी कैसे नहीं बताया। हम उसके सबसे करीबी रिश्तेदार हैं। अपनी छोटी बहन के बारे में बात करते हुए दूसरे भाई यून ने ठंडी हंसी उड़ाई। हाँ, हम उसके सबसे करीबी रिश्तेदार हैं, फिर भी हमने ग्रामीण इलाकों में एक शिक्षित युवा बनने के लिए सबसे गरीब जगह में जाने के लिए उसकी पीठ पीछे उसका पंजीकरण कराया। यह सुनकर सबसे बड़ी भाभी यूं का दिल पसीज गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसके ससुराल वालों को पता था। उन्हें एक शिक्षित युवा बनने के लिए अपनी भाभी को पंजीकृत करने के बारे में पता चला होगा। अन्यथा वे अचानक परिवार को क्यों विभाजित करते? लेकिन उन्हें कहां से पता चला? क्या शिक्षित युवा कार्यालय से किसी ने उन्हें बताया? लानत है, इतने सालों के बाद भी कोई उसे कैसे याद रख सकता है? माँ, हमें छोटी बहन की वर्तमान स्थिति के बारे में बताओ। दूसरी भाभी यून अपने पति के आवेग से कुछ हद तक परेशान थी और असहाय महसूस करती थी। आखिरकार जब उसने उसे चुना, तो ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने अपनी भावनाओं को अपनी आस्तीन पर रखा था, जिससे उसे अपने विचारों का अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं थी। माँ यून ने गहरी आह भरी और शुरू की। टीम लीडर के बेटे से शादी करने से पहले जियाओक्सियाओ ग्रामीण इलाकों में ज्यादा समय तक नहीं रही।
उनके दो बेटे हैं, दा बाओ और जियो बाओ, जो विशेष रूप से प्रतिभाशाली हैं। वे लिख सकते हैं, कविताएं याद कर सकते हैं, गिन सकते हैं, 3 कैरेक्टर क्लासिक और 100 फैमिली सरनेम सुना सकते हैं। जब से जियाओक्सियाओ की शादी हुई है, उसे खेतों में काम नहीं करना पड़ा। युवक ने टीम के लिए शीट घरों में से एक भी बनाया। इस बार मैं वहां गया तो मैंने उसे नहीं देखा। माँ, मेरे भतीजे कितने साल के हैं? वे वास्तव में 3 कैरेक्टर क्लासिक और 100 फैमिली सरनेम सुना सकते हैं। मेरी उम्र 20 से अधिक है और मैं 3 कैरेक्टर क्लासिक और 100 फैमिली सरनेम नहीं सुना सकता। दूसरे भाई यून और भी अधिक उत्सुक हो गए, अपने बहनोई के साथ कुछ हद तक संतुष्टि महसूस कर रहे थे। उससे शादी करना और खेतों में काम न करना पहले से ही कई पुरुषों पर एक फायदा था। दा बाओ 5 साल का है, जियो बाओ 3 साल का है। सास अब मेरी छोटी नंद के बेटों की भी प्रशंसा कैसे कर रही है। क्या उसकी शादी देहात में हुई थी? फिर भी उसके सास ससुर उसे आज भी याद करते हैं और अब तो ये भी बता रहे हैं कि छोटी सिस्टर इन लॉ के वो दोनों बेटे कितने प्रभावशाली हैं। तो क्या हुआ? वे अभी भी किसानों के बेटे हैं, इतना गर्व करने की कोई बात नहीं है। माँ यून ने अपनी बड़ी बहू की ओर देखा और उसकी आंखों में तिरस्कार की झलक देखी और अंदर से और भी अधिक असहज महसूस कर रही थी। जब मैंने आपकी छोटी बहन को देखा, तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसकी शादी हो चुकी है और उसके बच्चे भी हैं, उसकी इतनी अच्छी तरह से देखभाल की जा रही है। वह बहुत स्थिर हो गई है, फिर भी वह अभी भी सुंदर है, बिना पैच वाले कपड़े पहनती है और आपके भतीजे अच्छे, मोटे और गोरी त्वचा वाले हो रहे हैं। दूसरा भाई यून भी चेहरे पर पूरे आश्चर्य के साथ शामिल हुआ, सचमुच जियाओक्सियाओ हम भाई बहनों में सबसे सुंदर है। हाँ, तब तक प्रतीक्षा करें जब तक वह दा बाओ और जियो बाओ को शहर वापस नहीं लाती, फिर आप खुद ही देख लेंगे। क्या सास ससुर पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा कर उन्हें बाहर करना चाहते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि वे छोटी नंद और उसके परिवार को रहने देना चाहते हों? क्या वे छोटी भाभी को नौकरी देने की भी सोच रहे हैं? यह सोचकर सबसे बड़ी भाभी युन ने एक तेज सांस ली। सास अभी जवान है, 50 से ऊपर, वह अपनी नौकरी, जिसकी कीमत 1000 से भी अधिक हो सकती है, छोटी नंद को देने के लिए कैसे बेच सकती थी? वह असहमत थी। जिस बेटी की शादी हो चुकी है वह बहे हुए पानी के समान है, वह हमसे फायदा उठाने के लिए वापस क्यों आएगी? वह असहमत होने वाली पहली महिला हैं। सबसे बड़ी भाभी युन ने अपने आदमी की ओर न देखकर दूसरी भाभी की ओर देखा। निश्चित रूप से वह जानती होगी कि मदर युन का क्या मतलब था, है ना? यह भाभी शायद उसकी कल्पना से भी ज्यादा स्मार्ट है। दूसरी भाभी ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने कुछ देखा ही न हो। वह इकलौती बेटी है और उसकी नौकरी उसे उसकी माँ ने दी थी। अब जब वह एक व्यक्ति के रूप में काम कर सकती है, तो यह कहने की जरूरत नहीं है कि सास ससुर की नौकरी का फैसला उन्हें ही करना है। यदि वह इसमें शामिल होती है तो केवल खुद को नापसंद ही करवाएगी। इसके अलावा सबसे बड़ी भाभी ने पहले भी अपने आदमी को धमकाया था, तो अब उसे लाभ के लिए लड़ने के लिए उसके साथ क्यों शामिल होना चाहिए? रास्ते में उसने अपने ही आदमी को यह कहते हुए सुना कि छोटी भाभी उनके बारे में सोच रही थी, यहाँ तक कि उसने खुद उन्हें मांस का एक बड़ा टुकड़ा भी भेजा था। उसने अनुमान लगाया होगा कि टेलीग्राम उसके ही मूर्ख आदमी ने भेजा था। बहुत बढ़िया, मैंने कई सालों से जियाक्सियाओ को नहीं देखा है। मैं आजकल बहुत ज्यादा नहीं बदला हूँ, मुझे उसे पहचानने में सक्षम होना चाहिए, है ना? दूसरी भाभी यूं ने हल्की सी हंसी उड़ाई, तुम्हें उसे पहचानने में सक्षम होना चाहिए, शादी से पहले तुम्हारा वजन काफी बढ़ गया है। दूसरा भाई यूं अब शेफ है। क्या कोई शेफ खुद को भूखा रहने दे सकता है? हालांकि वह अपने ससुर जितना मोटा नहीं है, लेकिन हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद से उसका वजन काफी बढ़ गया है। यह मेरी गलती नहीं है ना? सबसे बड़ी भाभी यूं को यह असहनीय लगा। देर हो रही है, सभी को जल्दी वापस जाना चाहिए। पिता यूं खड़े हुए और अपने सबसे छोटे बेटे और बहू की ओर देखा। तुम्हारे माता पिता, बड़े भाई और बड़ी भाभी,
हम अब वापस जा रहे हैं, दूसरी भाभी युन ने कहा, जो अब और नहीं रुकना चाहती थी। अब जब बंटवारा हो चुका था और पैसा उसके हाथ में था। ठीक है, हम अब वापस जा रहे हैं। सबसे बड़ी भाभी युन ने सोचा कि कैसे उसने अपना चेहरा खो दिया है, यह सोचकर कि उसका देवर पहले से ही दामाद बन गया है और घर में सब कुछ उनका होगा, लेकिन अब सास ससुर परिवार को विभाजित कर रहे थे, यहाँ तक कि छोटी भाभी को भी हिस्सा दे रहे थे। पत्नी, तुम सचमुच बहुत होशियार हो। दूसरी भाभी युन ने उस पर नजर डाली, कभी कभी वह चतुर होता था और कभी कभी सचमुच मूर्ख। उसे इस आदमी के प्यार में पड़ने के लिए किसने कहा? आप भी होशियार हो गए हैं। अब ऐसा लगता है कि हमारे माता पिता पहले से ही उस समय के बारे में जानते हैं जब सबसे बड़ी भाभी ने छोटी बहन को ग्रामीण इलाकों में जाने के लिए साइन किया था। मुझे यकीन नहीं है कि मेरे बड़े भाई को इसके बारे में पता है या नहीं। दूसरी भाभी युन को लगा कि एक पंख वाले पक्षी एक साथ झुंड में आते हैं। इतनी बड़ी बात, तकिया बांटने वाले बड़े भाई को कैसे पता नहीं चला? फिर भी उसने इसे अपने पास रखा और माता पिता को नहीं बताया। सबसे बड़ी भाभी को सामने आकर हंगामा करने दिया, यह सोचकर कि सबसे बड़ी भाभी के नेतृत्व करने से वो पृष्ठभूमि में अच्छा बेटा बना रह सकता है। षड्यंत्र रचने के परिणाम सचमुच भयावह हैं। दूसरे भाई युन ने ठंडे स्वर में कहा, भले ही सबसे बड़े भाई को पता हो, वह इसे हमसे छुपाएगा और वह माँ और पिताजी को नहीं बताएगा। अगर सबसे बड़े भाई को सब कुछ पता था और जब भी हम छोटी बहन को शहर वापस लाने के बारे में बात करते थे तो वह चुप रहता था, तो सबसे बड़ा भाई ऐसा कब बन गया? एक बार जब उनके पास अपने छोटे परिवार होते हैं, तो वे निश्चित रूप से पहले अपने हितों के बारे में सोचते हैं। उस जीजाजी के बारे में सोचते हुए दूसरे भाई युन ने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हें क्या लगता है कि जीजाजी किस तरह का व्यक्ति है? माँ ने बताया कि छोटी बहन काम के अंक अर्जित करने के लिए ग्रामीण इलाकों में नहीं जा रही है, लेकिन वे अभी भी ईंटों और टाइलों से एक घर बना सकते हैं और छोटी बहन के लिए बिना पैच के कपड़े भी खरीद सकते हैं। दूसरी भाभी यू को इस छोटी भाभी के बारे में पता था। ग्रामीण इलाकों में जाने से पहले उसने उसे देखा था। हालांकि वह थोड़ा बिगड़ैल थी, लेकिन उसका स्वभाव कुछ कुछ उसके मूर्ख आदमी जैसा था। शायद यही वजह है कि दूसरों ने उसका फायदा उठाया। वह बहुत बदसूरत नहीं हो सकती, भले ही छोटी बहन को मदद की जरूरत हो, वह एक बदसूरत आदमी से शादी नहीं करेगी। ग्रामीण इलाकों में ईंट और खपरल का घर बनाना आसान नहीं है, और एक वयस्क और 2 बच्चों का भरण पोषण करना, मुझे डर है कि वे अधिक खुले होने से पहले भी उस तक थे। उन्होंने निश्चित तौर पर मौके का फायदा उठाया। अब चूंकि यह खुला है, आप बाहर जा सकते हैं। अगर जीजाजी वास्तव में उस तरह के व्यक्ति हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो छोटी बहन का परिवार हमारे परिवार से भी अधिक अमीर हो सकता है। व्यक्तिगत व्यवसाय पैसा कमाते हैं, लेकिन सामान प्राप्त करने के लिए चैनलों और बहुत साहस की आवश्यकता होती है। वास्तव में, दूसरी भाभी युन ने बस हंसते हुए कहा, कौन जानता है, आप इसके बारे में पूछने के लिए एक पत्र क्यों नहीं लिखते? उसने अपनी सास से सुना था कि इस यात्रा का स्लीपर टिकट उसकी छोटी नंद ने खरीदा है न? पहले केवल अधिकारी ही स्लीपर टिकट खरीद सकते थे। वापस आते ही लिखूंगा। माँ छोटी बहन को नौकरी देना चाहती है, आप क्या सोचते हैं? मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी भाभी शायद सहमत नहीं होंगी। दरअसल, वे तभी छोटी बहन को काम दे सकते थे, इसलिए उसे ग्रामीण इलाकों में नहीं जाना पड़ता। वह वास्तव में सहमत नहीं होगी। आखिरकार, वह अपनी साजिशों को विफल होते नहीं देखना चाहती। हमें जल्दी से घर वापस जाना चाहिए, ठंड बढ़ रही है। ठीक है, चलो घर चलते हैं। यून परिवार के स्थान पर सबसे बड़ी भाभी यूं और सबसे बड़े भाई यूं के कमरे में। सियाक्सियाओ की ग्रामीण इलाके में शादी कैसे हो गई, सबसे बड़े भाई यूं को भी नहीं पता था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से जानता था कि अगर छोटी बहन ग्रामीण इलाकों में नहीं गई होती, तो उसकी शादी वहां नहीं होती। माँ, क्या आप मेरी छोटी चाची को काम देने की योजना बना रही हैं? मुझे नहीं पता, चलो सो जाएं। झाओ फैमिली विलेज में
टीम लीडर और कुछ अन्य लोग लगभग आधे दिन तक फैंग मेयुन के घर के बाहर छिपे रहे, लगभग तब तक जब तक कि फूल मुरझा नहीं गए। आखिरकार उन्हें कुछ हलचल महसूस हुई। वे यहाँ हैं। कैप्टन झाओ ने तुरंत छड़ी से झाओ तियानयोंग को आगे बढ़ने का संकेत दिया। वे उसके पीछे पीछे चले। उसे ले जाओ। झाओ तियानयोंग ने फिर भी अपने छोटे चाचा कैप्टन झाओ की बात सुनी और लोगों को दूर ले गए। आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? वे उस व्यक्ति को सड़क के किनारे ले आए, जहां न तो आगे गांव है और न ही पीछे कोई दुकान है। आप हमारे गांव में चोरी करने आ रहे हैं, हम आपको सीधे सार्वजनिक सुरक्षा में भेज रहे हैं। यह सुनकर और यह देखकर कि यह कैप्टन झाओ था, दूसरे पक्ष ने झट से कहा, मैंने नहीं किया, मैं नहीं हूँ। यह तथ्य कि झाओ फैमिली विलेज टीम ने एक चोर को पकड़ लिया था और उसे सीधे अंदर भेज दिया था, आसपास की कई टीमों को पता था। मैं वास्तव में नहीं हूँ, मैं यहाँ बस किसी की तलाश कर रहा हूँ। किसी को तलाशना? आप फैंग मियुन के घर गए थे? पिताजी, क्या मुझे उसे सच बताना चाहिए? युन जियाओक्सियाओ ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली। यदि यह व्यक्ति फैंग परिवार में नहीं जा रहा होता, तो क्या वह आधी रात को बाहर ठिठुर रही होती? लाओसन की पत्नी, इसे भूल जाओ। अगर वह बाद में ठीक से व्यवहार नहीं कर सका, तो इसके लिए तुम्हें पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ठीक से व्यवहार नहीं कर सकती। यह व्यक्ति कौन है? यह महिला कौन है? वह इतनी निर्दयी क्यों है? सेमीकोलन। मैं फैंग लाओसन की तलाश में हूँ, मैं फैंग लाओसन की तलाश में हूँ, मैं वास्तव में चोर नहीं हूँ। सच में चोर नहीं। यू जियाओक्सियाओ ने अपने हाथ में छड़ी पकड़कर दूसरे व्यक्ति पर प्रहार किया। क्या आप नहीं जानते कि फैंग परिवार के भाई पहले ही अलग हो चुके हैं? न जाने किस घर में केवल 2 महिला साथियों के साथ आपने चोरी की है। क्या आप जानते हैं कि चोर की तुलना में गुंडा होने का क्या मतलब है? क्या आप जानते हैं कि वांग लाओवो को किसने भेजा था? वह मैं ही था। झाओ तियानयोंग, जो उस आदमी को पकड़े हुए था, अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस करते हुए कांप उठा। हालांकि शिक्षित युवा यून बहुत अच्छी दिखती थी, लेकिन लोगों के साथ व्यवहार करते समय उसका दिल कभी नर्म नहीं था। यह फैंग लाओसन है, यह फैंग लाओसन है। चलो, फैंग लाओसन के घर चलें। कैप्टन झाओ ने दूसरे व्यक्ति की ओर देखा और टीम को फैंग लाओसन के घर की ओर ले गए। इस शांत रात में दरवाजा खटखटाना कुछ डरावना था। कौन है भाई? वे दरवाजा खटखटाते रहे। किसी ने उत्तर नहीं दिया। पहले वाला आदमी, जिसके मुंह में इरडेन द्वारा 2 मकई के भुट्टे भरे हुए थे, वह चाहकर भी फैंग लाओसन को नहीं बुला सका। फैंग लाओसन का दिल उसके गले में था, फिर भी वह यह सोचकर दरवाजा खोलने गया कि कुछ होने वाला है। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। फैंग लाओसन, आप लोगों को चोरी करने के लिए गांव में लाए, काफी साहसी हैं, है ना? क्या चोरी? पिताजी, फैंग लाओसन आपसे नफरत करता होगा, यही कारण है कि उसने यहाँ चीजें चुराने के लिए गांव के बाहर के लोगों के साथ मिली भगत की। सियाओक्सियाओ इस कारण को फैंग लाओसन पर थोपने पर अड़ा हुआ था, जिससे उसके पास खंडन करने के लिए कोई जगह नहीं बची। उसने जानबूझकर फैंग लाओसन की निंदा की ताकि उसे यह अनुभव हो सके कि झूठा आरोप लगाए जाने पर कैसा महसूस होता है। टीम लीडर, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। तुम्हारा साथी पकड़ा गया है, तुम अब भी बहाने बना रहे हो। जैसे ही यू जियाओक्सियाओ ने बात की, उसने एयरडेन की ओर देखा, और उसने उस आदमी के मुंह से मकई के भुट्टे खींच लिए जिन्हें उन्होंने पकड़ लिया था। फैंग लाओसन, यह आप ही थे जिन्होंने कहा था कि आपकी टीम की फसल अच्छी हुई थी। आपने मुझे यह भी बताया था कि किन परिवारों के पास पैसा और भोजन है। फैंग लाओसन का मुंह सदमे से खुला रह गया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि जिस आदमी को वह अपनी भतीजी को अपवित्र करने के लिए लाया था, वह उस पर हमला कर देगा, यह दावा करते हुए कि यह वही था जिसने उसे चोरी करने का निर्देश दिया था। जो व्यक्ति फैंग लाओसन के साथ शामिल हुआ वह क्यों पलटवार करेगा? गुंडागर्दी और चोरी की सजाएं एक जैसी नहीं थी, लेकिन उसे एक चुनना था। कैप्टन झाओ ने हल्के से कहा, कभी कभी गांव में चीजें गायब हो जाती हैं, ऐसा लगता है कि यह सब आप ही थे। टीम लीडर, मैंने नहीं किया।
उनकी आवाजों ने छोटी चाची फैंग और छोटी चचेरी बहन फैंग, माँ और बेटे को जगा दिया। कौन है भाई? जब उन्होंने देखा कि दरवाजे पर कौन है, फैंग लाओसन, मैं आपको ईमानदारी से कबूल करने की सलाह देता हूँ। आपने किन सदस्यों की संपत्ति चुराई है? टीम लीडर, आप सिर्फ बकवास नहीं कर सकते, हमने कुछ भी नहीं चुराया है, लिटिल आंटी फैंग ने तुरंत जवाब दिया। तुम्हारे आदमी ने चीजें चुराने में सहयोग किया और पकड़ा गया। मुझे लगता है कि उसे शहर में सार्वजनिक सुरक्षा के पास भेजना सबसे अच्छा है। वे उससे वह सब कुछ कबूल करवाएंगे जो उसने बचपन से चुराया है। वो व्यक्ति कौन है? हमारा गांव चोरों को इजाजत नहीं देता। टीम लीडर, हमने नहीं किया, मैंने वास्तव में नहीं किया। एक इससे इनकार करता है, दूसरा कहता है कि वे इसमें एक साथ थे। वो किसी और की निंदा क्यों नहीं करता? आपको क्यों निर्दिष्ट किया गया? फैंग लाओसन। फैंग लाओसन पछतावे से भर गया। उसने झट से कहा, क्योंकि मैंने उससे पैसे उधार लिए थे। अब एकमात्र विकल्प यह था कि आदमी अब और परवाह न करे, न कि हठपूर्वक उस पर आरोप लगाना। हालांकि इसे देखते हुए, क्या वह अपनी भतीजी का फायदा उठाए बिना पकड़ा गया था? क्या ये शख्स सच में गांव में चोरी करने आ रहा था? क्या पड़ोस में परेशान करने वाले पड़ोसी ने उसे पकड़ लिया था और फिर वे टीम लीडर को ढूंढने गए? ऐसी बर्बादी! क्या ऐसा है? उस आदमी ने फैंग लाओसन पर हमला कर दिया क्योंकि वह पैसे नहीं चुकाना चाहता था। बाद वाले ने उसे यह विचार दिया और अब उसने अपनी पत्नी और अपने सैनिकों दोनों को खो दिया था। उसे मुझ पर 20 युआन का पैसा बकाया है। 20 युआन। यह सुनकर लिटिल अंकल फैंग ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया। इतना नहीं, सिर्फ 10 युआन। 10 युआन का लेन देन। पैसे वापस करो। उस आदमी को लगा कि पैसे मिलने के बाद ही वह फैंग लाओसन को गंदगी में खींच सकता है। कई लोगों द्वारा घूरे जाने के कारण लिटिल अंकल फैंग के पास अंदर जाने और उस आदमी को देने के लिए 10 युआन निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। छोटी चाची फैंग मना करना चाहती थी, क्योंकि यह उसका पैसा था, जो उसके बेटे की पत्नी के लिए था। उस आदमी को पैसे मिलने के बाद वह तुरंत लिटिल अंकल फैंग के खिलाफ हो गया। यह फैंग लाओसन ही था जिसने मुझे गांव में बुलाया था। उसने मुझे पता दिया। यह वही था, यह वही था। वास्तव में उस आदमी के विचार काफी सरल थे। फैंग लाओसन, फैंग में उनके चाचा हैं, और अगर परेशानियां होंगी तो वे निश्चित रूप से कम हो जाएंगी। दफा हो जाओ, मेरा आदमी कभी चोरी नहीं करेगा। छोटी चाची फैंग ने जमकर जवाब दिया। टीम लीडर की मौजूदगी में वह कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकी। टीम लीडर भी अधिक परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता था। चूंकि आप चोरी करने गए थे, या तो पैसे से क्षतिपूर्ति करें या सार्वजनिक सुरक्षा में भेज दिया जाए, आप निर्णय लें। मूर्ख के अलावा कोई भी जानता होगा कि कैसे चयन करना है। कितना? प्रति व्यक्ति 10 युआन। क्या? छोटी चाची फैंग को कोसने का मन हुआ। युन जियाओक्सियाओ ने बस उसे देखा और बेरुखी से कुछ शब्द बोले, सार्वजनिक सुरक्षा को भेजें। इससे प्रतिद्वंद्वी तुरंत चुप हो गया। 20 युआन प्राप्त करने के बाद उन्होंने उस आदमी को जाते हुए देखा, फिर वे अपने अपने घर वापस चले गए। लाओसन की पत्नी, कल फैंग परिवार की उस लड़की को सतर्क रहने के लिए कहो। ठीक है। दा बाओ और जियो बाओ दोनों सो रहे थे, लगातार ऊँघ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने उन्हें वापस लौटते देखा, तो वे तुरंत जाग गए। एरडेन, मैं तुम्हें पहले घर ले जाऊंगा। रात में चलते हुए, हर जगह इस अंधेरे में, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं होती। भाभी, मुझे रास्ता पता है, मैं पहले खुद ही वापस चला जाऊंगा। एरडेन ने सीधे छुट्टी ली, फिर दौड़ लगा दी। माँ, नींद आ रही है। दोनों बच्चों को अंदर सुलाने के लिए उनके पास पैर धोने का भी समय नहीं था। वो अब और परेशान नहीं होना चाहती थी, लेकिन फैंग मियुन इसे जाने नहीं देने वाला था। फैंग लाओसन और उनकी पत्नी भी निश्चित रूप से इसे कम नहीं होने देंगे। दा बाओ, जाओ अपनी बहन फैंग को ले आओ, और सावधान रहो। ठीक है। दा बाओ, जियो बाओ और कुछ स्नैक्स लेकर घर से निकल गए। फैंग परिवार से फैंग मेयुन को बुलाने के बाद वह जियो बाओ को खेलने के लिए ले गए। दा बाओ, मैंने अपने दादाजी को यह कहते हुए सुना कि वे आज एक सुअर का वध कर रहे हैं।
ठीक है, खाने के लिए मांस होगा। दाबाओ, क्या आपका परिवार हर दिन मांस खाता है? हाँ, क्या आपकी दादी पिछली बार आपसे मिलने के लिए ढेर सारी चीजें लेकर आई थीं? दाबाओ ने सिर हिलाया। हाँ, वह बहुत सारे स्नैक्स लेकर आई थी, और यह दूध का टुकड़ा दादी का था, लेकिन मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें कुछ फलों का चमड़ा खिलाऊंगा। ठीक है। तभी दाबाओ और जियोबाओ छोटे बच्चों की तरह लगने लगे। इस बीच फैंग मियुन हैरान था। दाबाओ सुबह सुबह उनके घर यह उल्लेख करते हुए क्यों आए कि उनकी भाभी चाहती हैं कि वे उनके पास आएं। यह और क्या हो सकता है? सुअर को मारने के बारे में सोचते हुए उसे कुछ देर के लिए बाहर जाना पड़ा। दादी, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। मांस के लिए लाइन में लगने के बाद वापस आऊंगा। आगे बढ़ो। रास्ते में फैंग मियुन अभी भी सोच रही थी क्या उसकी भाभी उसे नए साल की खरीदारी पर चर्चा करने के लिए बुला रही थी। इसके अलावा वो वास्तव में कुछ और नहीं सोच सकती थी। भाभी, जैसे ही फैंग मियुन ने प्रवेश किया, युन जियाओक्सियाओ ने अपनी किताब से देखा और उसे संबोधित किया। मुझे आपके साथ कुछ चर्चा करनी है। मैं आपको बताना नहीं चाहता था, इस डर से कि आप लापरवाह हो सकते हैं, और अगर कुछ हुआ तो पछतावे के लिए बहुत देर हो जाएगी, है ना? मामला क्या है? उसकी भाभी इतनी गंभीर क्यों हो सकती है? भाभी, ये क्या है? यू जियाओक्सियाओ ने 2 यूनियन बैंकनोट निकाले और उन्हें मेज पर रख दिया। भाभी, पैसे क्यों ऑफर करें? अगर उसे मदद की जरूरत होगी, तो वह मदद करेगी, इतने पैसे की कोई जरूरत नहीं थी। सियाओक्सियाओ ने स्थिति का सार समझाते हुए शुरुआत की। आपके चाचा और छोटी चाची ने पहले ही आपके लिए एक अच्छा परिवार चुन लिया है, लेकिन चूंकि वे आपकी असहमति से डरते हैं, इसलिए वे आपको एक निश्चित उपलब्धि प्रदान करने की योजना बना रहे हैं। क्या उसके चाचा वास्तव में ऐसा करने की योजना बना रहे थे? पिछली रात मैं, टीम लीडर, आपका चचेरा भाई और एयरडैन काफी देर तक आपके दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे, जब तक कि वह व्यक्ति नहीं आ गया। हमने उसे धोखा दिया और उससे सीखा कि यह आपके चाचा थे जो आपके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे। फिर वह दूसरों को आपको पकड़ने के लिए बुलाएगा, जिससे यह सार्वजनिक हो जाएगा। अगर आपका भाई वापस आ गया, तो भी वह इसे रोक नहीं पाएगा। क्या? फैंग मेयुन काफी देर तक स्तब्ध रह गया। उसे फिर से अपनी आवाज ढूंढने में काफी समय लगा। भाभी, आपको इसके बारे में कैसे पता चला? तुम्हारे चाचा इसे ऐसे ही जाने नहीं देंगे। मैंने किसी को उन पर नजर रखने के लिए कहा था, और निश्चित रूप से उन्होंने अपना कदम उठाया। पिछली रात मेरे चाचा वास्तव में पेनकेक्स के साथ माफी मांगने आए थे, और मुझे लगा कि कल की घटना के बाद मेरे चाचा सचमुच बदल गए हैं। अब लगता है उसने बहुत सरलता से सोचा था। एक युवा लड़की जिसने समाज का सामना नहीं किया है, इसके खतरों से अनभिज्ञ है, और यह नहीं जानती कि मानव हृदय और भी अधिक भयावह हो सकते हैं। एक पल वे आपको देखकर मुस्कुराते हैं, और अगले ही पल वे आपकी पीठ में छुरा घोंप देते हैं। कुत्ता मल खाने की अपनी प्रकृति नहीं बदल सकता। सावधान रहें। रात में हमेशा अपना दरवाजा बंद रखें, और अपने चाचा और चाची द्वारा भेजी गई कोई भी चीज न खाएं, कम से कम तब तक जब तक आपके भाई वापस न आ जाएं। फैंग मेयुन ने सिर हिलाया। वो यह भी जानती थी कि यदि इस बार उसकी नंद न होती तो शायद वह सचमुच विपदा का शिकार हो जाती। धन्यवाद भाभी, मैं ये पैसे नहीं लूंगा। इसे मुआवजे के रूप में अपने पास रखें। अपने चाचा और चाची के प्रति अतिरिक्त सतर्क रहें। यदि आप शहर जा रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप अकेले न जाएं। मैंने आपको पहले बताए गए अपहरणरोधी युक्तियों को याद रखें। मुझे डर है कि आपके चाचा और चाची इसे अधूरा छोड़ने के बजाय पूरे टुकड़े को नष्ट कर देंगे। मानव हृदय को समझना वास्तव में कठिन है। फैंग मेयुन फिर से चौंक गया। भाभी का इससे क्या मतलब था? चाचा और चाची, वे अभी भी उसे बेचने की योजना बना रहे हैं। इस विचार ने उसे हौंफने पर मजबूर कर दिया। मैं याद रखूंगा, मैं सावधान रहूंगा। हाँ, लोगों से थोड़ा सावधान रहने का मतलब है कि आप बिना किसी कारण के किसी के अच्छे होने से आसानी से धोखा नहीं खाएंगे। लेकिन भाभी, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। भाभी, गांव की टीम आज एक सुअर काट रही है। क्या आप मांस इकट्ठा करने जा रही हैं?
मांस इकट्ठा करें। तुम लोग आगे बढ़ो। वे हिस्से नहीं चाहते, लेकिन वो उन्हें पसंद करती है, जैसे हड्डियां, सुअर की टांगें, मसालेदार आंतें इत्यादि। इस युग में मांस प्राप्त करना आसान नहीं है। अधिकांश परिवार वसायुक्त मांस पसंद करते हैं, लेकिन जियाक्सियाओं को दुबला मांस पसंद है। वसायुक्त मांस के लिए जल्दी लाइन में लगने और हाथापाई करने की आवश्यकता नहीं है। झाओ फैमिली विलेज टीम मांस वितरित कर रही है। सुअर कसाई के आसपास बहुत से बच्चे इकट्ठे हैं। सुअर से तनिक भी नहीं डरते। आखिरकार यह मांस है। कुछ ग्रामीणों को साल में केवल एक बार ही मांस खाने को मिलता है। वे कैसे जिज्ञासु नहीं हो सकते। सियांग गजी की मां, शिक्षित युवा युन कहाँ है? मैं उसे आते हुए क्यों नहीं देखता? श्रीमती झाओ ने चारों ओर देखा और वास्तव में लाओसन की पत्नी को नहीं देखा। वह जानती थी कि लाओसन के परिवार के पास मांस की कमी नहीं है। वह शायद थोड़ी देर में आएगी। इस साल सुअर काफी मोटे हैं। कोई नहीं बता रहा कि हमें कितना मांस मिलेगा। इससे तुरंत विषय बदल गया। दा बाओ और जियो बाओ ने मांस वितरित होते देखा और जियोक्सियाओ को बुलाने के लिए घर भागे। माँ, वे मांस बांट रहे हैं। यह अब हो रहा है। खुद काम पर नहीं जाने के कारण घर पर 2 छोटे बच्चों के साथ और केवल तियानले खेतों में काम कर रही थी। कौन जानता था कि उन्हें कितना मांस आवंटित किया जाएगा। इसे प्रति व्यक्ति वितरित किया जाना चाहिए, है ना? कोई जल्दी नहीं। माँ, अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। कोई भी न बचे। यह कैसे संभव है?